हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो आपका लास्ट चैप्टर है उसे शुरू करना चाह रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़, एक तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, दूसरा इजी है। तो पहली बात, आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और दूसरी बात ये है कि आपको इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। और जैसा कि बाकी लोग अभी तक अटैच नहीं हुए हैं तो वो लोग भी जुड़ जाएंगे तो उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये मेरा विज़न है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का आपका चैप्टर फर्स्ट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैंने आपको कल बताया था कि केमिस्ट्री का बहुत बड़ा एक सिनेरियो है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उसे कैसे अपने पर डे की लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे खास जो रोल है दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ दैट इन डेली लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और इसका सिलेबस बड़ा कॉम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री का डेली लाइफ में क्या यूज़ है। एक्चुअली अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप जाने अनजाने यूज़ कर रहे हैं। आज आप नॉर्मल वे में बात करें, कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करें, एवरी कॉस्मेटिक इज सम हाउ हैविंग स्पेसिफिक केमिकल। बहुत सारे हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स काम में लेते हैं, हम लोग बहुत सारे स्पाइसेस काम में लेते हैं, हम बहुत सारे टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स काम में लेते हैं, हम एडिबल चीज़ें काम में लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें समहाउ कमिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री। तो इसीलिए केमिस्ट्री का एवरीडे लाइफ या दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है और इसीलिए केमिस्ट्री का एक स्पेसिफिक ब्रांच जिसको आप एप्लीकेशन केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें आप बेसिकली इसका स्टडी करते हैं कि हाउ द केमिस्ट्री इज़ यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। इस चैप्टर के कंसर्न में अगर बात करूं तो इसका जो कंटेंट रहेगा इस चैप्टर का, उसमें स्पेसिफिकली आपको पढ़ना है ड्रग्स के बारे में। यू हैव टू स्टडी अबाउट द ड्रग्स, हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, ड्रग्स जो है, मेडिसिन जो हैं वो कैसे काम करती हैं वो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है। उसमें 2 सब टॉपिक्स हैं जिसमें एंजाइम एज अ ड्रग टारगेट और रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट आपको बात करनी है। उसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में या मेडिसिन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है। केमिस्ट्री और केमिकल्स इन फूड, आजकल आप देखें तो खाने की चीज़ों में चाहे वो प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में हो, चाहे वो उनका टेस्ट बढ़ाने के लिए स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स काम में लिए जाएँ, या डाइज, स्पेसिफिकली फूड डाइज जो हैं वो काम में लेते हैं। क्लिनजिंग एजेंट, सोप एंड डिटर्जेंट बेसिकली हम लोग काम में लेते हैं, जो सरफेस को या किसी भी कपड़े को साफ करने के काम में लेते हैं, तो वो क्लिनजिंग एजेंट है। इसके अलावा भी केमिस्ट्री का बहुत एक वास्ट सिनेरियो, आप बहुत सारे पॉलीमर्स यूज़ में लेते हैं, फ्यूल्स की फॉर्म में काम में लेते हैं, फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में आप केमिकल्स को काम में लेते हैं, यू आर यूजिंग सम आर्टिफिशियल कलर्स। तो ये सब के सब इसी सब में शामिल हैं या इसी चैप्टर के एक लिमिटेशंस में आते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं एनसीईआरटी और आपकी बुक को अगर फोकस करूं तो उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब टॉपिक्स हैं और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट ये जो आपका ड्रग्स और मेडिसिन वाला पोर्शन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो पोर्शन है उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन ओकेजनल, बाकी इस जो ऊपर वाला जो टॉपिक है उसमें से रेगुलर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी आपको बता रहा था कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जो सिनेरियो है बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम मेनली इसको देखें तो केमिकल्स इन मेडिसिन, केमिकल्स इन फूड प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स इन क्लीनिंग एजेंट, ये स्पेशली सिलेबस में मेंशन है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि फ्यूल की फॉर्म में आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो फर्टिलाइजर्स जो हैं वहाँ पर आप काम में ले रहे हैं। तो बहुत सारी और जगह भी केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। मैं कहूँ अगर कि आप केमिस्ट्री का हर प्रोडक्ट अगर आप कंसिडर करें केमिकल बेसिस पे तो आप अछूते नहीं हैं। यू हैव टू यूज़ दैट इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ के हर मोमेंट में से यूज़ करना है। तो हम सिलेबस को अगर फोकस करेंगे तो स्पेशली हमारी जो कहानी है वो इन तीनों के चारों तरफ, तीनों के आसपास घूमेगी। केमिकल इन मेडिसिन, जहाँ बहुत सारी डिफरेंट मेडिसिन को स्टडी करेंगे। फूड प्रोडक्ट्स में आप बेसिकली बात करेंगे प्रिजर्वेटिव्स का, फूड आइटम्स का, स्वीटनर्स का, डाइज का। केमिकल्स इन क्लिनजिंग एजेंट में आपको डिटर्जेंट एंड सोप के बारे में स्टडी करना है। तो ये आपका सिलेबस है, कॉम्पैक्ट किया गया सिलेबस को, अदरवाइज का कोई लिमिट नहीं है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्पेसिफिकली अगर पहले टॉपिक को फोकस करूं तो केमिकल इन मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी मेडिसिन, चाहे वो एनाल्जेसिक है, दर्द की दवाइयाँ, पेन किलर्स जिन्हें आप कहते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स हैं, बेहोश करने वाली दवाइयाँ,
एंटी फर्टिलिटी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं, ओरल पिल्स की फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। एंटासिड एंड एंटीहिस्टामिन, आजकल लोगों में एंजाइटी, एसिडिटी एक कॉमन डिसऑर्डर है, उसमें जो मेडिसिन काम में आती हैं एंटासिड्स हैं। एलर्जी की जो स्पेसिफिकली मेडिसिन हैं वो एंटीहिस्टामिन है। हम डिटेल में इन सबको स्टडी करेंगे, एक बार थोड़ा सा आउटलुक आप लोग देख लें। एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, जो मेडिसिन बेसिकली माइक्रोब्स को मारने में, बैक्टीरिया जर्म्स को मारने में काम में जाती हैं, तो ये सब मेडिसिन हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द चैप्टर। आई होप आपको ये सब इजीली समझ में आएगी। सबसे पहले हम इस चैप्टर का फर्स्ट जो सिनेरियो है वहाँ से शुरुआत करते हैं और बातें अच्छे से समझिएगा। वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा, स्टार्टिंग अच्छी रहेगी तो आई थिंक कंटिन्यूटी बहुत बेटर हो पाएगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला पॉइंट जो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है वो है, हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली अबाउट मेडिसिन एंड ड्रग्स, मीन्स केमिस्ट्री इन मेडिसिनल लाइन। Cultivation of medicinal plant is called pharmacognosy. That is the first and most important point. देखिए, हम अभी मेडिसिन को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना शुरू किया है हमने, बट एंशिएंट टाइम में हम टोटली हर्ब्स पर, ट्रीज पर, प्लांट्स पर डिपेंडेंट थे। तो स्टार्टिंग वहीं से करते हैं और आज हमने क्या किया है, उन चीज़ों को हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया। आप देखिए बहुत सारी जगह एक कल्टिवेशन होता है एलोवेरा, विच इज़ अ वेरी कॉमन मेडिसिन, बहुत कॉमन मेडिसिन है, कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। टर्मरिक, हल्दी का बहुत जगह यूज़ होता है। तो ये वो मेडिसिन हैं जिनका यूज़ आज हम कर रहे हैं और साथ में ना कल्टीवेट कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में या साइंस में एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर आप उन प्लांट्स का स्टडी करते हैं जो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज कॉल्ड फार्मेकोग्नोसी। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड पॉइंट, कीमोथेरेपी। आपने नाम सुना होगा कीमोथेरेपी का। बेसिकली जो कैंसर पेशेंट हैं या कैंसर पेशेंट्स के बारे में जब भी आपने सुना होगा तो एक कॉमन नाम आता है कीमोथेरेपी। इट इज़ मेड अप बाय द 2 टर्म्स, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है कीमो विच इज़ इंडिकेटिंग द केमिकल्स एंड थेरेपी विच इज़ इंडिकेटिंग द ट्रीटमेंट। सो बेसिकली द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन विच parasites are killed or their growth is inhibited by chemicals in body is called chemotherapy. आप किसी भी केमिकल का यूज़ करें और उस केमिकल का यूज़ इसलिए किया जा रहा है कि आपकी बॉडी में जो भी डिजीज़ कॉज हैं उनको या तो वो इनहिबिट कर दे उनकी ग्रोथ को या फिर उन्हें मार दे। तो ऐसी टेक्निक जहाँ पर केमिकल्स का यूज़ ट्रीटमेंट में किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ओके, वेरी फेमस नेम बिहाइंड द कीमोथेरेपी इज अ जर्मन साइंटिस्ट कॉल्ड पॉल अर्लिच। इनको 1908 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। पॉल अर्लिच के बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत फेमस नाम है और अब आपको ये नाम बहुत रिकॉल भी रखना है या ध्यान भी रखना है। मेडिसिन सिंथेसिस बाय द पॉल अर्लिच, द नेम ऑफ दैट मेडिसिन विच पॉल अर्लिच synthesized at first was salvarsan. This is a very important name, salvarsan. It is compound produced by the arsenic. ये आर्सेनिक जो आपने पढ़ा होगा एलिमेंट, उस आर्सेनिक का एक कंपाउंड था और इस कंपाउंड से बनने वाली इस मेडिसिन का नाम था सेल्वर्सन और इसको बनाया था पॉल अर्लिच ने। इस मेडिसिन का सबसे इफेक्टिव जो पॉइंट था या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट था वो था सिफिलिस डिजीज़ में। आपने नाम सुना होगा, सिफिलिस एक एसटीडी डिजीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज़ है। उस सिफिलिस बीमारी के इलाज में इस सेल्वर्सन मेडिसिन का यूज़ किया जाता था जो आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड था। और एक स्लीपिंग सिकनेस एक मेडिसिन, एक बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस जो एक प्रोटोजोन की वजह से होती है, उस बीमारी के इलाज में भी सेल्वर्सन का यूज़ किया जाता था। तो एक बहुत बड़ी शुरुआत थी कि आपने आर्टिफिशियल एक कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड का यूज़ मेडिसिन की फॉर्म में पहली बार होने लगा। तो पॉल अर्लिच इज, दैट्स व्हाई द पॉल अर्लिच इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट। केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहाँ पर मेडिसिन का प्रोडक्शन और उनके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है उसे बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। तो बेसिकली 3 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। पहला है व्हाट इज़ फार्मेकोग्नोसी, दूसरा ये है कि व्हाट इज़ कीमोथेरेपी एंड हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, व्हाट मेडिसिन ही प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट और उसका क्या क्या एप्लीकेशन था वो आपको ध्यान रखना है। और फार्मेकोलॉजी क्या है? फार्मेकोलॉजी 2 वर्ड से बना हुआ है। फार्मा, आजकल आप देखें फार्मेसी आपने नॉर्मली देखा होगा, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी कैरियर ऑप्शंस होते हैं कई लोगों के लिए। तो फार्मेकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड देयर एप्लीकेशन। मतलब आप मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे, हाउ दे प्रोड्यूस, कैसे बनती हैं
और वो किस तरह से इफेक्ट करती हैं। मैं आज फिर आपसे एक बात कहूँगा कि डॉक्टर्स आपको सही नहीं करता, सही आपको मेडिसिन करती है, लेकिन वो मेडिसिन कितने रेंज में लेनी है, किस टाइम पर लेनी है और कौन सी लेनी है, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली अगर हम अपनी एक छोटी सी समझ को ग्रो करें तो हमारे हिसाब से अभी तक हम बेसिकली अगर हम देखें तो मेडिसिन को अभी तक हम लोग नॉर्मल बेसिस पर अगर हम देखें तो डोज के बेसिस पे, जैसे आज हम लोग कॉमनली एक टर्म्स काम लेते हैं टैबलेट्स, सिरप, इंजेक्शन, उसके बेसिस पे हम मेडिसिन को जानते हैं। दूसरा जो है वो बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे दर्द की दवाई है, नींद की दवाई है, कैंसर की दवाई है, तो उनके नाम से हम जानते हैं। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, कई लोग जो स्टडी कर चुके होते हैं उनको उनके कंटेंट पता होते हैं, वो बेसिकली उनको उस नाम से based on chemical structure like penicillin is there, sulfonyl is there, urea, sulfonyl urea that is a compound, इस तरह से ये मेडिसिन यूज में आती हैं बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ ड्रग एक्शन के बेसिस पर, जैसे पेन किलर्स का यूज़ किया जाए, ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज़ किया जाए। तो बेसिकली अगर हम अपने लेवल पे देखें तो मेडिसिन को इस तरह से अभी तक स्टडी करते आए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको समझना है वो ये है कि मेडिसिन या ड्रग्स, ये जो नाम मैं बार बार आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर हम किसी से कहें कि भाई हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो ही विल गिव अ रिस्पेक्ट टू यू, आपके लिए सिंपैथी रखेगा। बट अगर आप किसी से कहें कि भैया थोड़ा मुझे ड्रग चाहिए तो वो आपकी तरफ बड़ी कॉन्शियस नज़र से देखेगा, आपको एक अपराध बोध से देखेगा, वो सोचेगा कि आप शायद कोई नशे करने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेक्निकली हमें ये समझना है कि क्या ये दोनों टर्म्स एक ही हैं या दोनों की दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं। और आई थिंक देयर मे बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि ड्रग्स एंड मेडिसिन एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग हैं। मैं दो बेसिस पे आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला बेसिस, देखिए पहला बेसिस जो है वो ड्रग के कंसर्न में ये है कि ड्रग इज़ अ केमिकल सब्सटेंस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन। वो नेचुरली बना है या सिंथेटिकली हमने बनाया है, लेकिन वो एक केमिकल सब्सटेंस है विच आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग डिजीज, और उसका मेन जो एम है वो बीमारियों को सही करना है। एंड रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम द पेन आर कॉल्ड ड्रग्स और मेडिसिन। कॉमन फॉर्म में अगर हम कहें तो ड्रग्स और मेडिसिन को इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि ये वो केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन विच आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग डिजीज एंड रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन आर कॉल्ड ड्रग्स और मेडिसिन। कॉमनली तो दोनों का लगभग एक ओरिजिन है कि दोनों ही क्योर करने के काम में आती है बीमारी को, एंड द सेकंड पर्पज ऑफ दैट इज टू रिड्यूस सफरिंग फ्रॉम द पेन। But there is a distinction between the drug and medicine, and that can be the part of the exam, that can be a question of examination. Basically drugs and medicines are two similar words for a common person, but as far as the chemistry student is concerned, the drugs and medicines are quite different from each other. The first point is a drug is a chemical substance which cures the disease but is habit forming, cause addiction and has serious side effects. That's a very genuine difference between the drug and medicine. Both are having the capability to heal your wound, both are having the capability to cure you, but the drug is a specific chemical which cause addiction and has serious side effects, so उसके side effects होते हैं, ये आपको habitual कर देगा। Second, medicine जो है, medicine is a chemical substance which cures the disease. It is also having the capability to cure the disease, but it is safe to use and has negligible toxicity and does not cause any addiction. और इसे खाने के बाद आपको ना तो इसकी आदत पड़ेगी और ना ही ये किसी तरह का एडिक्शन क्रिएट करेगा आपके साथ में। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मेडिसिन और ड्रग केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही होते हैं, दोनों का काम होता है, दोनों का बेसिक पर्पज होता है टू क्योर द डिजीज, बट ड्रग कैन मेक एन हैबिट इन योर बॉडी दैट कैन क्रिएट टॉक्सिसिटी, that can create serious side effects, but medicines will be in a limited range. These will also have the capability to cure you, and these are not having any toxicity and will not cause any kind of addiction. बेसिकली एनसीईआरटी को अगर फोकस किया जाए तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन ड्रग्स के लिए मेंशन्ड है वो है कि ड्रग्स आर लोअर मॉलिकुलर वेट containing chemicals which target a macromolecule and result some behavioral changes. What does it mean by that? Actually, drugs are lower molecular weight containing compounds. Lower molecular weight containing compound means 100 to 500 micron. The molecular weight of drug is in this particular range, and when these are used as a chemical inside the body or on the body, then these are
having an interaction with the macromolecules, means your body parts, your carbohydrate, protein, fat, and your specific body organs, and will change their behavior. So that is the definition of drug technically. Otherwise, it is a specific chemical which can cure the disease, can create addiction, and have toxic effects. Otherwise, in your exam point of view, you can consider this definition too. When these drugs are used in limited concentration after diagnosis and for therapeutic purpose, that's a very important point, therapeutic purpose. If you are using this drug in a specific concentration, you are using this drug to diagnose after diagnosis, and it is basically prescribed by a doctor in a definite range for a therapeutic use. Therapeutic use means for curing the disease. Then this specific drug is called medicine. So basically, if you want to dictionarize drugs and medicine, then drugs are not prescribed by the doctors. They are not having a definite range. They are making addiction. Medicines are not making addiction. They are curing your disease. They are prescribed by the doctor. They are having a definite concentration. So drugs and medicines can be dictionarized on the basis of these some points. But it is very important to know about the difference between them, because examiner can ask you the difference between drugs and medicine. So I think that was the third question of the class. Now we are making the different types of drugs or medicines. We are having different type of medicines, and these medicines can be classified on the basis of pharmacological effect, on the basis of drug action, on the basis of chemical structure, on the basis of molecular targets. I think there may be a larger question from these some topics in your examination. So first of all, we are having the classification of medicine or drug. I am talking about those two names simultaneously, but you are having a difference between them. So the first one is a drug can be classified in a number of ways. The first one is on the basis of pharmacological effect. The pharmacological effect is that effect which will be of medicine inside your body. So it is useful for the doctor, as it provide a whole range of drug available for the treatment of a particular type of problem. Actually, this type of classification is basically used by the doctors, because doctors are prescribing you different kind of medicines, and these medicines are grouped in several ways. So example of that is analgesic. Analgesic medicines are that group of medicine which will cure the pain, or it is having the killing effect for the pain. So these kind of medicines are grouped in a specific order, and this is the pharmacological effect. If you are using antihistamine, actually whenever you are having any foreign body inside your body, I mean when you are having insect bite, when you are having snake bite, then specific chemical is injected in your body by those snakes, those scorpion और those ants. जब आपकी बॉडी में ये केमिकल्स इंजेक्ट होते हैं तो आपकी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड करती है, और उस कंडीशन में आपकी जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें आप फाइटर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ये जा करके एक स्पेसिफिक केमिकल जनरेट करते हैं जिसका नाम होता है हिस्टामिन। और ये जो हिस्टामिन होता है ये आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक रेड स्पॉट की फॉर्म में, स्वेलन, सूजन की फॉर्म में दिखाई देता है। ऐसी कंडीशन में बॉडी का रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी भी था, लेकिन कई बार बॉडी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर देती है कि आप शायद उस फॉरेन बॉडी के इफेक्ट से ना भी इफेक्टेड होते, नहीं भी मरते, बट आपकी बॉडी ने इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया कि आपको अब ऐसी कंडीशन में बचाना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिन्हें आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी कह सकते हैं या एंटी हिस्टामिन मेडिसिन भी कहते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, चाहे एनाल्जेसिक कहिए, चाहे एंटी हिस्टामिन कहिए, चाहे आप एंटीपायरेटिक कहिए, तो वो मेडिसिन जो है वो फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे हैं। देखिए ये जो ग्रुप है इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एक मेडिसिन एक ही ग्रुप में आ सकती है, उस मेडिसिन को आप मल्टीपल ग्रुप्स में भी रख सकते हैं। तो पहला जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, हम इसके बारे में डिटेल में अभी आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। मेडिसिन जब आपकी बॉडी में जाती है तो किस तरह से काम करती है, व्हाट इज द वे ऑफ एक्शन, तो वो आप जब डिस्कस करेंगे तो वो रहेगा सेकंड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। मैंने अभी आपको थोड़ा सा पर्टिकुलरली बताया कि एंटी हिस्टामिन मेडिसिन जो हैं वो मेडिसिन आपकी बॉडी में जाकर के हिस्टामिन का और फॉरेन बॉडी का जो एक इंटरेक्शन है उसे रोक देती हैं और आपकी बॉडी को एलर्जी से बचा लेती हैं। सेकंड मेडिसिन एक बहुत कॉमन है, जैसे आपने नाम सुना हुआ एंट एसिड मेडिसिन। ये मेडिसिन आपकी बॉडी में बनने वाली एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती हैं।
जब भी आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा खाना खा लेते हैं जिसको पचाने के लिए ज़्यादा एसिड बनना ज़रूरी है, तो बॉडी स्टमक की ऑक्जेंटिक जो सेल्स हैं वो HCl प्रोड्यूस करती हैं, और ये HCl जब एक रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो आपकी बॉडी में एसिडिटी प्रोड्यूस कर देता है, और उस एसिडिटी को कम करने के लिए फिर आपको ऐसी मेडिसिन काम में लेनी होती हैं जो बेसिकली एल्कलाइन नेचर में हैं और आपके स्टमक में जाकर के उस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो वो मेडिसिन आपके जो होंगी वो होंगी एंटी एसिड मेडिसिन। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरी मेडिसिन in detail, but right now I am just giving you a brief knowledge. The next group is on the basis of chemical structure. That is not basically for the general point of view. It is basically for those persons who are having the production or specific medicine containing studies. तो मेडिसिन को आपने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे, उनके एक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई किया। तीसरा जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, कैसे एक मेडिसिन केमिकली बनी है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो बेसिकली उसके बेसिस पर अगर आपने इनको क्लासीफाई किया है तो वो आप थर्ड ग्रुप में रख पाएंगे। ड्रग्स क्लासिफाइड इन द वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज। बहुत सारी मेडिसिन में बेसिक जो केमिकल होता है वो सेम होता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक ग्रुप है मेडिसिन का जिसका नाम है सल्फा मेडिसिन, जिनको सल्फानिलमाइड्स भी बोलते हैं। उनमें बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉमनली मिलेगा। यहाँ एल्काइल ग्रुप अगर आप देखें वो जुड़ा हुआ है, इस एल्काइल ग्रुप का फॉर्म चेंज होता रहता है, बट बेसिकली जो है सल्फा मेडिसिन, सारी की सारी सल्फा मेडिसिन जो हैं उनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ऐसी मेडिसिन को आप बोलेंगे सल्फा मेडिसिन, जिनमें सल्फानिलमाइड एक कंपोनेंट जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये थर्ड रहेगा आपका। वी आर क्लासिफाइंग द ड्रग्स, द फर्स्ट वन वाज ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, द सेकंड वन वाज एक्शन on the basis of action of drug, the third one was on the basis of chemical structure, the fourth one is on the basis of molecular target। मैं आपको नोट्स में इसका एक चार्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, वो चार्ट आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट, आपकी बॉडी में मेडिसिन जाने के बाद किस जगह पर जाकर टारगेट करेगी, किस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को टारगेट किया जाएगा, उसके बेसिस पर आप क्लासीफाई कर सकते हैं। ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स सच एज लिपिड, प्रोटीन, दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स। अगर प्रोटीन पे जाके टारगेट कर रही है, अगर फैट पे जाकर टारगेट कर रही है, तो उसके बेसिस पर आप मेडिसिन को क्लासीफाई कर सकते हैं। अगला है ड्रग पोजेसिंग सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स में हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन टारगेट। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रोटीन पर जाकर के एक जैसा काम करेंगी, फैट पर जाकर के एक जैसा काम करेगी, तो उसके बेसिस पर आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चारों बेसिस समझ में आ गए होंगे। एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारी मेडिसिन के बारे में अभी मैंने आपको डिटेल में बताया फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे। उसमें पहली मेडिसिन के बारे में हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं और सारी मेडिसिन को हम लोग डिटेल करेंगे। सबसे पहली जो मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं दैट इज़ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मेडिसिन जो हैं वो बहुत कॉमन मेडिसिन हैं, और इन मेडिसिन का बेसिकली जो यूज़ होता है वो दर्द की दवाई के रूप में होता है। आप कभी मार्केट में जाएं और कॉमनली अगर आप थोड़ी देर भी खड़े रहें एक मेडिसिन शॉप पे, तो सबसे पहले आप हर दूसरा या हर तीसरा जो व्यक्ति होगा वो दर्द की दवाई मांगेगा। लेकिन एक कॉमन और ले मैन की जो भाषा होती है वो कहते हैं भैया दर्द की दवाई दे दो, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो पेन किलर दे दो। लेकिन टेक्निकली इसका जो नाम है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मेडिसिन वो मेडिसिन हैं जो दर्द को कम करती हैं। सो एनाल्जेसिक मेडिसिन बेसिकली एनाल्जेसिक मेडिसिन का जो मेन काम है वो है आपके एनाल्जेसिया या दर्द को कम करने वाली। अब ये दर्द जो होता है वो वास्तव में है क्या, बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो पेन वास्तव में है क्या। तो एक्चुअली पेन जो है वो एक बॉडी का रिस्पॉन्ड है। जब आप कभी किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं जहाँ पर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म हो जाए, बहुत ज़्यादा सप्रेशन हो जाए, कट लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको दर्द होता है, और उस कंडीशन में आपकी बॉडी को एक ऐसी टैबलेट की, एक ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जो उस एनाल्जेसिया के इफेक्ट को कम कर दे। एक्चुअली एनाल्जेसिया का मतलब होता है कंडीशन ऑफ रिलेटिव इनसेंसिटिविटी टू पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको बेहोश करे बिना, आपकी कॉन्शियसनेस को लॉस किए बिना आपके दर्द को कम करना है। दैट काइंड ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिक मेडिसिन। और एनाल्जेसिक मेडिसिन का मेन काम होता है आपके पेन रिसेप्टर्स को सप्रेस करना, उनको इनसेंसिटिव करना और आपकी कॉन्शियसनेस को बनाए रखना। तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाती हैं। बहुत सारी मेडिसिन कॉमनली आपने नाम सुना होगा आइबुप्रोफेन, आपने नाम सुना होगा एस्प्रिन, आपने नाम सुना होगा बहुत सारी मेडिसिन जो आप डेली यूज़ में काम में लेते हैं।
उन मेडिसिन को एनाल्जेसिक फॉर्म में, कई बार एनाल्जेसिक मेडिसिन को और मेडिसिन के साथ भी कंबाइन कर देते हैं, तो उन मेडिसिन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में मुझे बताना है। एनाल्जेसिक मेडिसिन जो होती हैं, ये इनको अगर मैं डिफाइन करूँ तो दीज आर एन एजेंट विच कॉज रिलेटिव इंसेंसिटिविटी टू पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आर सेलेक्टिव CNS डिप्रेसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। आर सेलेक्टिव CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने वाली। आपको जब पेन होता है तो एक मैकेनिज्म के थ्रू आपके रिसेप्टर्स उस पेन को गेन करते हैं, वो आपके सेंसरी नर्व्स जो हैं वहाँ से ब्रेन को जाता है, ब्रेन में उसका एनालिसिस होता है और मोटर नर्व से आकर के दोबारा से रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो बेसिकली ये जो काम करता है, इसमें जो मेन रोल होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा तो आपको दर्द होगा, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक स्पेसिफिक पार्ट अगर डिप्रेस कर दिया जाए तो आपको दर्द नहीं होगा। तो ऐसी मेडिसिन जिनका मेन काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का, उनको हम कहते हैं एनाल्जेसिक मेडिसिन। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन एनाल्जेसिक की फॉर्म में काम आती है, क्रोसिन हो गया, बहुत सारी, अभी हम डिस्कस करेंगे सबके बारे में। नेक्स्ट वन इज इन एनाल्जेसिक मेडिसिन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है नार्कोटिक एनाल्जेसिक और दूसरा है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंस की फॉर्म में, नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, आपने नाम सुना होगा, नार्कोटिक एक डिपार्टमेंट भी होता है जो बेसिकली नशे की चीज़ों को पकड़ता है, नशे करने वालों को, उनको बेचने वाले प्रोडक्ट बेचने वाले लोगों को पकड़ता है। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन बेसिकली दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, बट दीज प्रोड्यूस नार्कोसिस, लेकिन ये प्रोड्यूस करते हैं नार्कोसिस। नार्कोसिस बोले तो ऐसी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, आई मीन ऐसी दवाइयाँ जो लगभग आपको अनकॉन्शियस कर दें। दे आर वेरी पोटेंट ड्रग, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और ये मेडिसिन बॉडी में जाकर के नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती है, एडिक्शन क्रिएट कर देती हैं। देयर क्रॉनिक यूज लीड्स टू एडिक्शन, बहुत ज़्यादा अगर इनका यूज़ किया जाए, लगातार यूज़ किया जाए तो बॉडी को फिर ये चाहिए ही चाहिए। आपके दर्द को कम करेंगे लेकिन आपको इस तरह की कंडीशन में ला देंगे कि आप उनके बिना रह नहीं पाएंगे। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन जो हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस नार्कोसिस, ये नार्कोसिस प्रोड्यूस नहीं करती, नशा नहीं करती, आपकी बॉडी में नशे की आदत नहीं डालती। दे आर नॉट पोटेंट, ये बॉडी में जाकर के किसी भी तरह का नेगेटिव हार्म नहीं करती। दे डू नॉट कॉज एडिक्शन, और इनकी आदत भी नहीं पड़ती। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो नशे की आदत डालने वाली नार्कोटिक और नहीं डालने वाली नॉन नार्कोटिक, दर्द दोनों कम करती है। लेकिन अगर मैं इफेक्टिव एनाल्जेसिक के बारे में कहूँ तो वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी आदमी को एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पैर कट गया, हाथ कट गया, तो कॉमन मेडिसिन अगर आप उसमें देंगे, क्रोसिन दे देंगे या आप उसको आइबुप्रोफेन दे देंगे या आप उसको एस्पिरिन देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसका हाथ कटा है, उसका पैर कटा है और उस कंडीशन में ये दवाइयाँ कोई इफेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में कई बार डॉक्टर स्पेसिफिकली जानबूझ के मॉर्फिन या अफीम के इंजेक्शन लगाता है क्योंकि वो सबसे अच्छा पेन किलर है। तो नार्कोटिक मेडिसिन एनाल्जेसिक जो है उनका भी एक यूज़ है और उनका यूज़ इस तरह के क्रॉनिक जो पेन है वहाँ पर किया जाता है। नॉन नार्कोटिक मेडिसिन में एक बहुत कॉमन मेडिसिन है क्रोसिन, क्रोसिन बहुत कॉमन है। एस्पिरिन इज वन ऑफ द मेडिसिन, तो एस्पिरिन है, क्रोसिन है, ये नॉन नार्कोटिक मेडिसिन के एग्जाम्पल हैं। ये जो नार्कोटिक मेडिसिन हैं दे आर CNS डिप्रेसेंट, ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। और नॉन नार्कोटिक मेडिसिन जो हैं दे आर नॉट CNS डिप्रेसेंट, ये CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी भी तरह का सप्रेशन प्रोड्यूस नहीं करती। तो इफ एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ टू नॉन नार्कोटिक मेडिसिन, देन क्रोसिन एंड एस्पिरिन विल बी द नॉन नार्कोटिक मेडिसिन। एंड द नार्कोटिक मेडिसिन लाइक ओपियम, अफीम से या ओपियम से 20 तरह के एल्कलॉइड्स निकलते हैं और उससे कई सारी तरह की दवाइयाँ बनती हैं। तो ओपियम एंड इट्स प्रोडक्ट सच एज मॉर्फिन, कोडीन, कोकीन, these all are the narcotic medicines. And hopefully I'm able to make you understand the difference between the narcotic and non-narcotic medicines. Let's talk about some non-narcotic medicines. Non-narcotic analgesic, the medicines which are not making you have it, the medicines which are not making you unconscious, the medicines which are not having potent nature. These are non-narcotic analgesic. Like aspirin is one of the common non-narcotic analgesic. NCERT में specifically aspirin mentioned है, aspirin से कई बार क्वेश्चन आया है, इस बार भी पॉसिबिलिटी है। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये माइल्ड एनाल्जेसिक है। मैंने बताया आपको कॉमन जो दर्द होते हैं उसमें काम में ले जाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली एस्पिरिन को फोकस करूं तो एस्पिरिन
माइल्ड एनाल्जेसिक भी है, ये एंटीपायरेटिक भी है। अब एंटीपायरेटिक क्या होता है? वो मेडिसिन जो आपके बुखार को कम करती है। पायरा वर्ड का मतलब केमिस्ट्री में हमेशा टेम्परेचर के लिए होता है। तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन वो मेडिसिन जो आपके टेम्परेचर को कम करती है। हम एंटीपायरेटिक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये बुखार को कम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन वो मेडिसिन जो इन्फ्लेमेशन को, जलन को कम करती हैं या स्पेसिफिकली एलर्जी को कम करती हैं। तो एस्पिरिन के 3 एस्पेक्ट हैं, ये एनाल्जेसिक भी है, ये एंटीपायरेटिक भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। मैंने आपको बताया था कि कई मेडिसिन मल्टीपल बीमारियों में भी काम आती है। एस्पिरिन के बारे में एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्पिरिन इज बेसिकली नॉट प्रिस्क्राइब फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि प्रेग्नेंट लेडी को एस्पिरिन नहीं दिया जाता। एस्पिरिन का बेसिकली जो काम है वो है नलियों को या ब्लड की ट्यूब्स को चौड़ा कर देना। टेक्निकली मैं बोलूँ तो वैसो डायलेशन का काम होता है, वैसो डायलेशन। अब जब नलियों को ये चौड़ा कर देगा तो ऐसी कंडीशन में ब्लड का जो एक प्रॉपर फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को, क्योंकि उनकी बॉडी से बेबी जुड़ा हुआ रहता है जो अभी अपब्रिंग हो रहा होता है, जो अभी फॉर्म हो रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। लेकिन अगर कोई आदमी हार्ट अटैक पेशेंट है, अगर वो हार्ट अटैक का पेशेंट है कोई आदमी, तो एस्पिरिन देने की सलाह दी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A female having baby means pregnant lady is not allowed to use aspirin, while a person who is facing the heart attack, doctor can prescribe aspirin to that person because basically aspirin is a vasodilator। और vasodilator का मीनिंग मतलब होता है कि वो आपकी नली जो हैं, ब्लड ट्यूब्स जो हैं, उन्हें वो चौड़ा करने का काम करेगा। तो अगर एस्पिरिन के लिए आपसे पूछें तो एस्पिरिन बेसिकली माइल्ड एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इट इज़ यूज इन हेडेक, कोल्ड, टिश्यू स्वेलिंग। टिश्यू स्वेलिंग होती है एडिमा जिसको आप बोलते हैं, सूजन, उसमें काम में आती है। कोल्ड जुकाम में और हेडेक में काम में आती है। इट इज़ ऑब्टेन बाय द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये आपके काम की बात है। केमिकल बेसिस पर अगर हम देखें तो एस्पिरिन की ये स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन रिंग है, उसमें अगर आप देखें तो COOH ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर COOH ग्रुप को अगर हम देखें तो COOH इस कंडीशन में अगर आप देखें तो दिस इज बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है। और अगर आप इसको हटा दें तो यहाँ पर CH3COO ग्रुप अटैच है। तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। CH3CO ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप। और इस एसिटाइल ग्रुप का इसमें अटैचमेंट हो जाता है, तो इस कंडीशन में इसका नाम हो जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, तो इट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एस्पिरिन। IUPAC में अगर हम इसके बारे में बात करें तो IUPAC में देखें आपकी नंबर 1 पे एसिटाइल एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। दिस इज बेंजोइक एसिड एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो दिस विल बी एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड विल बी द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। मैं कुछ और एग्जांपल्स लूँ तो एस्पिरिन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट भी बन गए हैं, इन्हें आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कॉमनली आपको ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है। दैट नेप्रोक्सीन, दिस इज फाउंड इन मेडिसिनल स्टोर। दुकान पे आप मांगेंगे तो आपको इस सॉल्ट का केमिकल कंपाउंड मिल जाएगा। आइबुप्रोफेन जो कॉमनली यूज में ली जाती है, लाल रंग की दर्द की दवाई आती है आइबुप्रोफेन, वो एक एनाल्जेसिक है, नॉन नार्कोटिक है। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल बुखार में भी काम आती है और दर्द की भी दवाई है। पैरासीटामोल जो है उसका केमिकल नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिस इज 4 एसिटा, दिस इज एसिटा एंड अमाइड, 4 एसिटामिडोफिनॉल, 4 एसिटामिडोफिनॉल विल बी द केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामोल। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक एनाल्जेसिक मैंने आपको बताया था कि वो मेडिसिन है जो पेन को बहुत जल्दी सही करेंगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं, लेकिन ये हैबिट प्रोड्यूस करती हैं, एडिक्शन क्रिएट करती हैं, पोटेंसी रखते हैं, ये पोटेंट नेचर वाली होती हैं और इन मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। तो दीज आर नेचुरल एल्कलॉइड्स। अगर मैं नेचुरल की बात करूँ तो ओपियम इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग। एक्चुअली ओपियम जो होता है वो एक ये इसके फ्रूट से मिलता है, उसमें एक कट लगा देते हैं और कट लगाने के बाद उसमें इसमें से ये जो निकलता है ये येलोइश कलर, ये लेटेक्स है। और ये जो लेटेक्स होता है इसको सूखने के बाद काम में लिया जाता है एज एन
ओपियम, अफीम की तरह। तो बेसिकली अफीम जो होता है वो फ्रूट पर कट लगा करके उससे निकलने वाले लेटेक्स से बनाया जाता है। तो बेसिकली these are the natural alkaloids. These are obtained from the opium white milky latex that comes out of the capsule. Papaver somniferum, it is the botanical name of opium. Opium alkaloid contains 10% morphine और and 5% codeine. मैंने आपको बताया 20 तरह के एल्कलॉइड मिलते हैं। ओपियम से मिलने वाला जो मेन एल्कलॉइड है उसका नाम है मॉर्फिन, जो बहुत सारी मेडिसिन में भी काम में लिया जाता है, और उसके अलावा लोग एडिक्शन के लिए भी इसको काम में लेते हैं। अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। स्ट्रक्चर्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी, हेरोइन एंड कोडीन। ओके, सो आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो मैं आपको बता चुका था कि टेकिंग हायर डोज ऑफ एस्पिरिन ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द वेसल्स इन द फीटस हर्ट। यूज ऑफ हाई डोज एस्पिरिन फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन प्रेगनेंसी ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन द ब्रेन ऑफ द प्रीमेच्योर इन्फेंट। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को एस्पिरिन नहीं प्रिस्क्राइब की जाती, जबकि हार्ट अटैक के पेशेंट को एस्पिरिन दी जाती है। अब इसका पीडीएफ नोट्स का और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये मैं आपको अभी साथ में प्रिस्क्राइब करूँगा, दे दूँगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप इसको एक बार समझेगा, सीलन से कोशिश करेगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसकी अकॉर्डिंग मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी इसमें थोड़ी बहुत कमियाँ रह सकती हैं। हम इसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज की क्लास के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।